है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बट मजेदार है। हाँ बेटा बोलो। आपकी एक हफ्ते की छुट्टियां कैसे गई? मेरी छुट्टी अच्छी रही, मैंने मेजरली रेस्ट ही किया। मेरी तबीयत खराब हो गई, मम्मा की तबीयत खराब हो गई, पापा की तबीयत खराब हो गई, किसी ना किसी की तबीयत खराब होती रही पूरे टाइम। तो हम सब लोग रेस्ट ही है ना, यही मतलब पता नहीं क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या दिक्कत आई, बट सबकी तबीयत खराब हो गई 1 by 1। तो मतलब ऑल ऑफ अस ऐसे ही हुआ बिल्कुल, जैसी छुट्टियां पड़ी उसी दिन बीमार पड़ गया मैं। हाँ दैट इज व्हाट हैपेंस। तो मतलब हमारी बॉडी को पता होता है कि हाँ छुट्टियां पड़ गई। ठीक है रचना बेटा, करवा वो ना, जब एक बार आपका जो टेस्ट वाली रिवीजन क्लास रखूंगी उसमें रिकैप करवा दूंगी। रिलेटिव मोशन वाला जो चैप्टर है वो हमने पिछले क्लास में खत्म नहीं कर लिया था क्या, स्विमर और बोट वाली प्रॉब्लम जो थी पूरी। यस मैम। है ना बेटा, तो वो वाली चीज है। अब नया चैप्टर आज की क्लास में शुरू करना है, तो इसमें कुछ रिकैप की नीड ही नहीं है। तो यही आपका एक पर्क है कि ठीक है अब 1 हफ्ते बाद आए हो तो अब नया चैप्टर शुरू करना है, ज्यादा रिकैप की नीड नहीं है। तो बेटा जैसे मैं बोल रही हूँ कि दिस चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते ही आते हैं। आपका सीबीएसई में भी बैंकिंग वाला एक टॉपिक है, वो ऑलमोस्ट हर साल आया ही आया है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से भी। और ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, तो कुछ नया नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो आप पहले भी। तो आज की क्लास में बेटा हम बेसिक्स पढ़ेंगे। आपको पता है कि हर चैप्टर की पहली क्लास जो होती है वो आसान होती है, तो वो हमारी आज की क्लास है, आज आसान वाली क्लास रहेगी। टुडे वी विल डिस्कस वेरी बेसिक स्टफ, वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। हमारे पास 4 तरीके की फंडामेंटल फोर्सेस होती है जो बाकी सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर देती हैं। तो वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी होती हैं वो हम ब्रीफली पढ़ लेंगे। एरिस्टोटल ने कुछ गलती करी थी और फिर गैलीलियो ने उसको एडिट करके अपना लॉ दिया था, वो क्या लॉ था वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद वील अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ तक आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। उसके बाद ये जो पार्ट है स्टैंडर्ड फोर्सेस का, जिसमें हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में सीखेंगे, टेंशन के बारे में सीखेंगे, वेट के बारे में सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा इस चैप्टर में। पहले वाले जो 4-5 टॉपिक्स हैं सिंपल टॉपिक्स हैं, वो तो आप ऐसे ही पढ़ लोगे अगर मैं नहीं भी करवाऊंगी तो। बट हाँ, ये जो स्टैंडर्ड फोर्सेस है और फ्री बॉडी डायग्राम है वो वाला टॉपिक हमारा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलो चैप्टर हमारा स्टार्ट करा जाए बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो बेटा हमने सबसे पहली क्लास जब आपने मैकेनिक्स अपना शुरू किया होगा तब आपने देखा होगा कि इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है टीचरों ने, कि मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स इज मेड अप ऑफ, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, है ना। मैकेनिक्स हो गई पूरा का पूरा जो मोशन है उसकी स्टडी हो गई मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के अंदर आपके 2 चीजें आती हैं, एक होता है हमारा काइनेमैटिक्स, एक आता है हमारे पास काइनेमैटिक्स, और एक आता है हमारे पास डायनामिक्स, एक आता है हमारे पास डायनामिक्स। तो काइनेमैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन। अब इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या कवर कर रही है, डिस्टेंस क्या कवर कर रही है, ये सारी चीजें होगी आपकी काइनेमैटिक्स में जो आप पढ़ चुके हो। अभी आपने 1D 2D में ये सारी चीजें पढ़नी है। अब डायनामिक्स वाला पार्ट जो है वो हमारा शुरू होने वाला है। डायनामिक्स का मतलब क्या हो गया, डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो कॉज का क्या मतलब है कि मोशन हुआ ही क्यों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा फोर्सेस की। ठीक है, डायनामिक्स में अब हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, बात करेंगे अच्छे से कि फोर्स की वजह से हमारा मोशन होता है। तो ये अलग अलग फोर्सेस कौन सी होती हैं, कैसे लगती हैं, कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो हमें पर्टिकुलरली स्टडी करनी है, ये सारी चीजें हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। इज दिस ओके बच्चों? ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। फोर्स का मतलब बता दो, बचपन में पढ़ा हुआ है फोर्स क्या होता है। A push or pull is called force. वेरी गुड। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। बेटा ये पुश और अ पुल आधी डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन सोचो क्या होगी। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और अ पुल के आगे भी कुछ होता है On an object. मैम a push or a pull on an object which changes its state of motion. वेरी गुड। अ पुश और अ पुल which tends to change, which tends to change, which tends to change the state of motion of a body. A push or a pull is not enough, है ना। वो पुश और पुल का कुछ रिजल्ट भी तो होना चाहिए, तभी तो उसको फोर्स बोलेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या है कि बॉडी जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में है वो उसकी चेंज हो जाएगी। अब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का क्या मतलब है, 3 तरीके से आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो स्टेट ऑफ मोशन होता है ये आपका एक तरीके से दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय वेलोसिटी। स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेलोसिटी। स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेलोसिटी।
बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वेलोसिटी चेंज करने का तो खाली दो ही तरीके हैं, कि अगर हम स्पीड चेंज कर देते हैं बॉडी की तब हमारी चेंज हो जाएगा मामला, है ना। सो वन थिंग इज दैट यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, changing the speed of the body, this is one way to apply force. Second way in which you can see that a force is applied is when the direction changes. When the direction changes, changing the direction of the body, कि body भाई मेरी सीधी जा रही है पर मैंने उसको force लगा के टेढ़ा चला दिया, तो changing the direction of body also means that some force is being applied, some the state of motion of the body has been changed. और एक तीसरी चीज क्या होती है जिससे पता चलता है फोर्स हमारी लगी है, दैट इज चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी। अब ऐसे बॉल है, अगर मैं बॉल पे दोनों साइड से फोर्स लगा के उसको पिचका दूं तब भी तो फोर्स लगी है। तो चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी आल्सो सिग्निफाइज दैट यस फोर्स हैज बीन, फोर्स हमारी लगी है बॉडी पे। चेंजिंग द शेप ऑफ, पूछनी है। हाँ बेटा। और मैम ना उसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना, वेलोसिटी चेंज हुई ना, शेप चेंज हुई, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ओ मैम तो बेटा फोर्स लग रही है, वो कुछ कर ही नहीं रही, तो उसको हम बोलेंगे ही नहीं कि हाँ फिजिक्स में फोर्स लग रही है, उसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। उसको हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में है मेरी बॉडी, वो भी हम चीज बाद में पढ़ेंगे कि मेरी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है उनका सम 0 है ना। हो सकता है ऐसा नहीं है कि बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही, हो सकता है बॉडी पे फोर्सेस लग रही है, बट हम बोलेंगे कि बॉडी मेरी उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, इसका मतलब है कि बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में, जितनी फोर्सेस लग रही है उन सबका सम 0 हो रहा है। ऐसा ही तो होगा ना कि जैसे वॉल पे फोर्स अगर आप वॉल पे फोर्स लगा रहे हो तो वॉल तो आपकी मूव करेगी नहीं, है ना। वॉल पे फोर्स लगा रहे हो तो वॉल तो आपकी मूव करेगी नहीं, क्योंकि वॉल आपकी इतनी कनेक्टेड है, इतनी जोर से जुड़ी हुई है कि जितनी आप फोर्स लगाओगे वो फोर्स से वॉल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि वॉल आपकी इक्विलिब्रियम पे है। उसका क्या मतलब है कि वॉल पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है वो सारी फोर्सेस 0 हो जाएगी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है बेटा? निशा बच्चा बोल रही है मेरी आवाज नहीं आ रही। कैन यू गाइस हियर मी? आ रही है। तो बेटा निशा एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो बेटा, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही वो रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो। तो ये सारी चीजें जो मेरी फोर्स कर सकती है, व्हाट कैन। हाँ बेटा। मैम हेलो मैम, आप कौन? हेलो मैम आप कौन? क्या मतलब एक हफ्ते में भूल गए मेरे को? बोल रहे हेलो मैम आप कौन? आप जोक नहीं समझते मैम, ये गलत बात है। नहीं मैम लगता है आपकी याद में आपको भूल गया है। हाँ ये याद में भूल गया, ऐसे हर दिन अभी ऐसे बैठ जाता था बस, अब फिजिक्स की क्लास कब होगी। नहीं, इतना भी अच्छा नहीं, इतना भी पढ़ाकू नहीं बच्चा अभी नहीं तो हूँ। बोल रहा है नहीं नहीं मैम छुट्टियों में तो मजे ही कर रहे हैं मैम, ऐसी पढ़ाई वढ़ाई की बातें मत करो। अभी तो 11th में आए हो ना तुम लोगों भी, 12th वाले बच्चे में थोड़ा ज्यादा कश्मकश में है, 11th वाले बच्चे फिर भी थोड़े से चिल है रिलेटिवली। अच्छा सच बताओ, अभी आप क्या करा रहे हो मेरे को? फोर्स अच्छा क्यों पढ़ा बेटा रहे हो? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम नया चैप्टर फिजिक्स का। नया चैप्टर तो नया चैप्टर तो स्टार्ट होना था, रिलेटिव मोशन तो खत्म हो गया था पिछली क्लास में। अच्छा तो मैं 11th क्लास में हूँ, हाँ याद आ तो रही आप है। 11th क्लास में हो। अब आपका 11th क्लास में अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हो तो आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D हो चुका है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपका अगला चैप्टर है, वो अब हम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, तो अभी आपका बेसिक चीजें ही हम देख रहे हैं। आज की क्लास आपकी बेसिक ही रहेगी, अगली क्लास में थोड़ा सा नई नई चीजें आएंगी, उसमें मजा भी आएगा। आज की क्लास थोड़ी बेसिक थियोरेटिकल क्लास थोड़ी रहेगी, तो समझ लो यार कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यही होता है कि जो फोर्स लगती है तो more than one of the above effects is also possible. More than one of the above effects is also possible. तो ये सारे तो बेसिक इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा और भी इफेक्ट्स होते हैं जो आपके पॉसिबल रहते हैं, इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, ये बताओ। वेक्टर। वेरी गुड। फोर्स जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो वो तो मैटर करेगी ना, आपकी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर अलजेब्रा के लॉस फॉलो करती है। ऐसा यूनिट आप लोगों को पता है कितनी होती है? न्यूटन। न्यूटन। वेरी गुड। और सीजीएस यूनिट कितनी होती है? डाइन। सीजीएस यूनिट हो जाती है आपकी डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन भी होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 टाइम्स 10⁵ डाइन। ये वाली चीज आप लोगों ने प्रूफ भी करी है जब आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर पढ़ा है तब। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आगे। तो अब बेटा कितनी फोर्सेस आप अपने आसपास सोच सकते हो? थोड़ी सी एग्जांपल सोचने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ठीक है, मस्कुलर। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, अगर मैं थोड़े से एग्जांपल्स दूं। मैग्नेटिक। वेरी गुड। ये मस्कुलर फोर्स बोली बच्चे ने, मस्कुलर लिख फ्रिक्शन। देती हूँ। ठीक है, नॉन तो होती है सिर्फ, क्या बेटा? टोटल 9 टाइप्स की तो फोर्स होती है।
बहुत सारी टाइप्स की फोर्स हो सकती है। चलो फिर मस्कुलर हो गई फोर्स, फ्रिक्शन हो गई, टेंशन हो गई, टेंशन हो गई, इलास्टिक हो गई, ग्रेविटेशन, इलास्टिक फोर्स हो गई, अभी ग्रेविटेशन पे आऊंगी बाद में, वो भी होती है। वेट हो गई, इलेक्ट्रिक बोली बच्चे ने, चलो इलेक्ट्रिक भी लिख देते हैं, मैग्नेटिक भी लिख देते हैं। अभी जो 9 से ऊपर तो यहीं पे हो गई, ठीक है। उसके अलावा कौन सी हो गई, न्यूक्लियर फोर्स भी होती है, एक बच्चे ने ग्रेविटेशनल बोली है। और कोई फोर्स आ रही है दिमाग में? मैम बायो भी होती है, कौन सी बेटा? मैम बायो फोर्स, ठीक है, वो वाली फोर्स भी होती है। और बताओ, चलो और भी लिख दोगे, कितनी सारी होती हैं एक्सेट्रा। अब बेटा ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं, बहुत सारे मल्टीपल टाइप की फोर्सेस हैं, बट ये सारी की सारी, अच्छा मेरी आई थिंक स्क्रीन पॉज है। जितनी भी ये फोर्सेस होती हैं, इन सब फोर्सेस को मैं 4 बेसिक फोर्सेस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ऑल दीज फोर्सेस कैन बी explained in terms of four fundamental forces. तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस के तरीके से हम ये सारी की सारी जो फोर्सेस है वो अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, तो वैसे ही बेटा कुछ बेसिक फोर्सेस होती हैं जो बिल्कुल बेसिक होती है नेचर में, जिनको हम और एक्सप्लेन नहीं कर सकते फर्दर। और ये सारी जितनी भी बची हुई फोर्सेस हैं, इनको हम उन 4 फोर्सेस के तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन 4 इंटरेक्शंस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 4 कौन कौन सी होती हैं? ये 4 हमारी होती हैं, एक हो गई हमारी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एक हमारी। एक होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आप करोगे 12th में कवर, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल। एक होती है वीक न्यूक्लियर, ये भी शायद न्यूक्लियर फोर्सेस भी तुम्हारी 12th में ही आएंगी, अल्फा बीटा गामा सब पढ़ोगे। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। और एक होती है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नेचर में सबसे वीक ग्रेविटेशनल होती है ना? यस, सबसे वीक हमारी ग्रेविटेशनल होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 38 टाइम्स ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो अब ये चारों के चारों फोर्सेस को थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अच्छा देख लो बेटा, ठीक है। ग्रेविटेशनल भी तुम लोग पढ़ चुके, ग्रेविटेशनल भी तुम्हारा इसी बार फर्स्ट टर्म में सिलेबस है, ठीक है। अब आ जाओ पहली फोर्स पे, ये है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, बताओ बच्चों? ऐसे यार, ये तो इजी क्वेश्चन था बेटा। अगर आपके पास कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, अगर When the आपके force पास, that is attracted by the earth by its surface is called gravitational force. ठीक है, नॉट ओनली बाय अर्थ, दिस इज द फोर्स। Any हाँ, celestial body, any मैम celestial कोई भी body. ऑब्जेक्ट, कोई भी सेलेस्टियल, क्या कोई भी दो ऑब्जेक्ट मास के वर्क्यू की वजह से जो ये फोर्स लग रही है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से। तो अगर मेरे पास दो मासेस हैं विच आर एट सम डिस्टेंस आर, लेट मी से which are at some distance r from each other, तो बेटा इस सिचुएशन में जो हमारी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन दीज मासेस m1 एंड m2, क्योंकि उनके पास कुछ मास है, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो हो जाती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में आपने पढ़ा है, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है इसका मैग्नीट्यूड, पढ़ा है ना बचपन में, है ना बेटा? इसको आपने पढ़ा है बचपन में। यहाँ पर जो g होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बड़ा मुश्किल है ये सब चीजें याद रखना, तुम्हें भी हो जाएंगी धीरे धीरे याद, ठीक है बेटा। अब ये जो फोर्स होती है, स्क्रीन स्टॉप है। एक सेकेंड बच्चा, क्या तुम लोगों के अभी वो भी लगा दूंगी, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोली तनीषा ने, वो भी आपकी इन्हीं से एक्सप्लेन कर देंगे हम, ठीक है। देख लिया अभी, 9 से ऊपर फोर्सेस हो गई। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। कुछ कुछ इसके ट्रेड्स यही होते हैं कि सबसे पहले तो सबसे वीकेस्ट चारों में यही होती है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे कम मैग्नीट्यूड होता है इसका। दूसरा इसका ट्रेड होता है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कभी भी दो मासेस एक दूसरे को रिपेल तो करते नहीं, अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाती है ना, अर्थ से रिपेल थोड़ी होती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये हमेशा आपकी अट्रैक्टिव होती है। तीसरी चीज क्या है, इसकी कोई रेंज नहीं है, ये इन्फिनिटी तक लग सकती है। सो दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। मतलब अगर आपके पार्टिकल्स कहीं भी सिचुएटेड हैं, ये वाली फोर्स जो है ग्रेविटेशनल वाली फोर्स, वो लगेगी ही लगेगी उस पर,
और एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट इज इंडिपेंडेंट on medium between the particles. It is independent of the medium between the particles. आपके particles पानी में हो, आपके particles हवा में हो, आपके particles space में हो, आपके particles कहीं पे भी हो, जो gravitation force लगेगी वो सेम ही लगेगी दोनों particles के बीच में. It does not depend on the medium between the particles. Are these points clear? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes, ये ma'am. तो हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी तरीके से अब अगली फोर्स समझ सकते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है. ये नोट डाउन कर लिया, कुछ करना है नोट डाउन? नो मैम, कर लिया नोट डाउन। कर लिया, चलो अब आगे चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अगली होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. अभी तुम सबकी अटेंडेंस भी ले लेंगे, क्लास के बीच में लेंगे. कुछ बच्चे ऐसे बड़े स्मार्ट हैं, बीच बीच में आते हैं और चले जाते हैं, तो क्लास के बीच में हम अटेंडेंस ले लेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं बच्चों. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या मतलब है? अब दो अगर मेरे पार्टिकल्स हैं जो चार्ज्ड हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में तो फोर्सेस लगती हैं. लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा है ना बचपन में. तो बेटा जो आपकी फोर्स एक्ट करती है दो चार्जेस के बीच में, बिकॉज ऑफ the charge on them, that force is known as electromagnetic force. So let me say that I'm having two charges Q and Q, which are at a distance of r. तो इन दोनों चार्जेस के बीच में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ फोर्स हमारी लगती है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल. ये तो 9th में पढ़ा था. ये 9th में पढ़ा था. तो ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर दोनों चार्जेस मेरे रेस्ट पे है तो क्या फोर्स लगती है. ऐसे ही मल्टीपल टाइप की फोर्सेस होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस तरीके से हमारे पास आ जाती है. तो अब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा पिछले केस से डिफरेंट है. इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्यों अलग है? क्योंकि भाई ये फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं, है ना. व्हेन आर दे अट्रैक्टिव? क्या बेटा? जैसे Q1 Q2 है. अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करता है. हाँ, वेरी गुड. जैसे पॉजिटिव रिपेल करेगा तो रिपल्सिव फोर्स मेरा होगी. ये सवाल नहीं था. मैं अच्छा, कुछ और पूछने वाला था. बोलो. तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे दो पॉजिटिव है वो तो रिपेल करेंगे खुद को, तो जैसे ही वो पास आएंगे वो दूर होते जाएंगे, तो आर स्क्वायर बढ़ता रहेगा उनका. तो मैम ये तब तो फॉर्मूला फ्लक्चुएट नहीं करने लगेगा जब आर तो क्या हो गया? इंक्रीज हो रहा है. तो क्या तो हो गया? हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता लगेगी फोर्स की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछते हो ना कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है वो इतने डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे फोर्स की क्या वैल्यू है. मैं ये नहीं बोलती कि अब भाई फोर्स एक दूसरे से मूव ऑन हो गई तो अब बताओ क्या फोर्स की वैल्यू चल रही है. मैं पूछती हूँ कि इस पॉइंट पे जब मेरे दोनों चार्जेस इस डिस्टेंस पे, तब क्या फोर्स की वैल्यू है. ठीक है. यस मैम. ठीक है. तो ये फोर्सेस आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. ये पॉइंट तो क्लियर है. दूसरा, ये भी आपकी लॉन्ग रेंज फोर्सेस है. दीज फोर्सेस आर आल्सो लॉन्ग रेंज. बहुत दूर दूर के बीच में भी लग सकती हैं. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ये वाली फोर्सेस भी हमारी लॉन्ग रेंज फोर्स. एक ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके बीच में एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये फोर्सेस आपकी डिपेंड करती है कि क्या मीडियम. ठीक है. दीज फोर्सेस डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस. दीज फोर्सेस डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस. अब आपने चार्ज पार्टिकल्स को हवा में रखा है, पानी में रखा है, कहाँ रखा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो फोर्स होगी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. इज दिस ओके? ठीक है. बल्कि अब हेलो बेटा. ठीक है. तो अब बेटा जितने भी तुम मेजरली पुश और पुल देखते हो ना, जैसे अगर तुम टेंशन की बात कर रहे हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन हम देखेंगे, मस्कुलर फोर्स देखेंगे, स्प्रिंग को भी हम देखेंगे, तो ये सारी तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही होती हैं. ये जो तुम्हारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है, इसकी वजह से आती है ये फोर्सेस. तो बच्चे काफी बार मेरे से पूछते हैं कि मान ये टेंशन है, तो जैसे टेंशन कौन सी फोर्स है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. ठीक है. चीज पूछनी थी. हाँ बच्चा. जैसे तीन चार्ज पार्टिकल है और ए मान लेते ए बी सी, और बी जो है वो ए सी के बीच में आता है. तो जो बी में जैसे हमें अगर फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हम वो अगले साल पढ़ोगे. सम कर दोगे. सम करोगे, वो अगले साल पढ़ोगे. ठीक है. यू विल स्टडी दैट नेक्स्ट ईयर.
ऐसा ही जेई में एक सवाल भी आया था कि 2 चार्जेस हैं, बीच में एक चार्ज रखना है, कहाँ रखा जाए ताकि मतलब उस चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि उनपे जो फोर्स हो वो 0 हो जाए। ये मैंने आपका तुक्के में नेक्स्ट जेई ईयर का आएगा। क्वेश्चन पूछा, हाँ तुक्के में जेई का क्वेश्चन पूछा। हाँ अंकुश बेटा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा, लेट हो गए आज? यस मैम। मैम इस वीकेंड में कौन सा मतलब किस चैप्टर का टेस्ट होगा? अरे यार मैंने अभी भेजा है, रुको मैं एक बार फिर से भेजती हूँ तुम्हारी चैट बॉक्स पे। मैंने ना तुम्हें सारे सिलेबस भेज दिया है, मैं अभी कल की पीपीटी में भी अपनी ऐड कर दूंगी। मैम मॉड्यूल है मतलब जो ऑल चैप्टर्स के एक पीडीएफ आप पे? बेटा एक पीडीएफ नहीं है मेरे पास, सब चैप्टर के अलग अलग पीडीएफ तो आ जाएंगे कल तक, वो मैं आपको भेज दूंगी। एक पीडीएफ मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है? वो पीडीएफ को सबको कंबाइन थैंक यू करना मैम। मुझे नहीं आ रहा है, बट एक बार मैं आपको सारी की सारी जो सेपरेट पीडीएफ है वो तो भेज दूंगी, ठीक है बच्चों? तो ये देखो, ये आपका सिलेबस मैम एक रहेगा। बार बताओ मैम, हाँ एक हफ्ते की छुट्टी देने के बाद इतना सिलेबस कौन देता है? तो सोचो, आइडियली दिस टेस्ट वाज सपोज्ड टू हैपन दिस सैटरडे, जब आपकी छुट्टी थी, तो हम टीचर्स ने बोला कि नहीं, एक बार बच्चों को हम थोड़ा सा अभी एक हफ्ते का और टाइम मिल गया है, एक हफ्ते और अपनी प्रैक्टिस कर लो, अगले हफ्ते थोड़ा लंबा टेस्ट हो जाएगा। मैम अगर ना मैं अपने दिमाग अपने जैसे 10 बच्चों को बैठा दूं तो भी इतना सिलेबस याद नहीं हो पाएगा इस टाइम मुझसे। अरे तो याद क्या करना है, इतने दिन से पढ़ तो रहे थे, ये सारे टेस्ट तो पहले भी दे ही चुके हैं। मैम मैंने तो पूरा हफ्ता एंजॉय किया था। अच्छा कुछ नहीं होता, अब ये हफ्ता है पढ़ लेना, कुछ नहीं होता, अब एंजॉय कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले से तो पढ़ाई कर ही रहे हैं ना हम। चलो अब एक बार क्विकली अटेंडेंस भी ले लेती हूँ, ठीक है? अच्छा सब बच्चे अपना नाम बताओ एक एक करके, और अपना ग्रुप नंबर बताओ कि व्हाट्सएप ग्रुप नंबर कौन सा है। चलो चैट बॉक्स पे लिख दो या फिर, हाँ अंकुश बच्चा, मैम अंकुश, अंकुश सिंह ठीक है? नेगी। क्या ग्रुप नंबर है? मैम ग्रुप नंबर है, वेट मैम, G1 अल्फा PCM 11C। ठीक है, बस 1 या बता दो, 1 है या फिर कौन सा है? मैम अभिजय पांडे। ठीक है, मैम अभिजय पांडे। G1 मैम G2, अभिजय पांडे G2। ठीक है बेटा, अभिजय पांडे की मार्क हो गई। दूसरा बच्चा अंकुश मुझे नहीं मिला। मैम अंकुश सिंह नेगी। अंकुश सिंह नेगी मिल गया, अच्छा अभिजय के नीचे ही है, अभिजय और ऐसे अंकुश ऐसे नेबर्स हैं, ठीक है? तनीषा, प्रज्ञा इज योर, रोहिणी इज योर। यार बड़ा मुश्किल है अटेंडेंस मार्क करना यार। तनीषा की हो मैम एक गई एक है, करके रेंड हैंड्स करवा लो। फिर उससे भी नहीं होगा ना। तनीषा की मार्क हो गई, जिस बच्चे का मैं बोल रही हूँ उसका मार्क हो गया है, तनीषा की मार्क हो गई है। देन वी हैव प्रज्ञा, यस प्रज्ञा इज ऑल्सो डन, ठीक है? प्रज्ञा के बाद है हमारे पास रोशनी इज हियर, देन आर्यन इज हियर, सौरभ, रोशनी, आर्यन। आर्यन गर्ग है बेटा, आर्यन गोयल, ठीक है? रोशनी, कंट्रोल, रोशनी का नाम मुझे नहीं मिल रहा है, तो रोशनी का नाम एंटर कर देते हैं। रोशनी बेटा आप एक बार मुझे ना टेक्स्ट करना अपना नाम और अपना SRN ID, ठीक है बच्चा? एक बार SRN ID भी टेक्स्ट करोगे तो मैं आपका यहाँ पे ऐड कर दूंगी नाम बेटा। रोशनी इज ऑल्सो प्रेजेंट, देन रोशनी के बाद वी आर हैविंग आर्यन गोयल, सौरभ, ठीक है? आर्यन गोयल मुझे मिल गया। नेक्स्ट वी आर हैविंग सौरभ, राइट, सौरभ ऑल्सो आई हैव मार्क्ड, ठीक है? शिवांगी G2, अहद G2, शिवांगी इज हियर, शिवांगी की मार्क हो गई है। नेक्स्ट वी हैव अहद, अहद अंसारी की मार्क हो गई है। अहद का नाम सबसे टॉप पे है, बहुत बढ़िया। ऐसे ना आप बच्चों की एक अलग लिस्ट बना लेनी चाहिए, जो बच्चे ऐसे रेगुलर आ रहे हो। अनुज इज फ्रॉम G5, हाँ ये मैं इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि 2 बैचेस हैं हमारे पास, तो अब तुम्हारे दोनों के दोनों जो बैचेस हैं उसमें मार्क करने के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन सा बच्चा किस बैच में है, उससे इजीली मैच हो जाएगी। बेटा अनुज सिंह वो बच्चा, दो अनुज आ रहे हैं, एक अनुज
आ रहा है आपका? नो मैम, अनुज कुमार। अनुज कुमार हो तो फिर आपका नाम मुझे एंटर करना पड़ेगा। मैम अनुज सिंह के कुछ देर बाद है। अनुज सिंह का ही आ रहा है यार, यहाँ पे अनुज कुमार तो आ ही नहीं रहा। डाल देती हूँ मैं नाम, अनुज कुमार। ठीक है अनुज कुमार बेटा, आप भी मुझे एक बार टेक्स्ट करोगे अपना? ठीक है, अनुज की मार्क हो गई है। यार मुझे ये बताओ कि बाकी क्लासेस में भी अटेंडेंस में इतना टाइम लगता है, फिर मैं स्लो हूँ? मैम जो हम स्टडी करते हैं मैम सारी हम्म सोर्सेज इन सबकी। हेलो हम्म। मैम। हाँ मैम ये बेटा। फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आती है, जैसे एस्ट्रोनॉमी या डायनामिक्स डायनामिक्स डायनामिक्स। डायनामिक्स? क्लासिकल। हाँ मैम ये डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए कुछ है आप पे? मैम हाँ क्लासिकल क्या? फिजिक्स बोलते हैं ना मैम इसको? हाँ दिस मैम इज आपकी नोन एज। मैम जो क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। मैम मैं पूछ रहा था कि जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो हाँ हमें ये पढ़ाया सारी जा रहा है 11th में, वो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है ना? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दिस इज ऑल न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके मैम। असली वाली कौन सी है मैम, मुश्किल वाली? असली वाली है ये, एक ही क्वांटम आ है जाती अभी? है ना। नहीं नहीं, क्वांटम मुश्किल हो जाती है यार। देखो फिजिक्स की ना 4 ब्रांचेस हैं। 4 ब्रांचेस कैसे कैसे आती हैं तुम्हारी, कि जैसे अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम पढ़ रहे हो कि ऑब्जेक्ट्स हमारी काफी बड़ी बड़ी हैं और धीरे धीरे चल रही हैं, है ना? यही तो पढ़ रहे हो अभी कि ऑब्जेक्ट्स हमारी बड़ी बड़ी भी हैं और धीरे धीरे भी चल रही हैं। डायनामिक्स में मोशन इन्वेंटरी सारा हो रहा है। नहीं नहीं, मोशन एंड वनडी नहीं, ये तो सारा का सारा है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे चल रही हैं और बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको तुम देख सकते हो एक्चुअल लाइफ में। अब अगर तुम छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स की बात करो तो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे तुम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह के बारे में डील करो तो आइडियली दैट इज डेल्ट इन द क्वांटम फील्ड, मतलब क्वांटम थियरी। ये छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स है जो नॉर्मल स्पीड पे चल रही है। तीसरा क्या हो जाएगा कि जैसे स्पेसशिप्स वगैरह है जो बहुत तेज स्पीड पे चल रहे हैं, बड़ी ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग एट वेरी फास्ट स्पीड, तो वो आ जाएगी रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में। और चौथी और फाइनल ब्रांच होती है क्वांटम फील्ड थियरी, जो होती है सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से। तो दैट इज की ऑब्जेक्ट छोटी भी हो गई है और तेज भी चल रही है। तो ये क्वांटम फील्ड से मैम ही आपने आपका स्ट्रिंग थियरी वगैरह आ जो जाता है। पढ़ रखा है मैम, आपको भी पढ़ाई है मैम सारी? आपने सारी टाइप की स्टडी कर रखी होगी मैम? क्वांटम फील्ड नहीं पढ़ी थी मैंने, वो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं था। मैंने जीटीआर कॉस्मोलॉजी ये सब चीजें पढ़ी थी। मतलब तुम अपने सब्जेक्ट खुद चूज कर सकते हो, अगर मास्टर्स करते हो ना तो सारे नहीं पढ़ाए जाते, यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स। सारे पढ़ोगे तो फिर ओके मैम। बच्चे ऐसे वो हो जाएंगे पागल, तो ऐसे लिटरली मैम वैसे आपकी पागल डार्क होते हैं सर्कल सब। बता रहे हैं। कॉस्मोलॉजी। हम कॉस्मोलॉजी तो ये कॉस्मोलॉजी और क्वांटम तो आपस में रिलेटेड होती है। हाँ हाँ हाँ, कॉस्मोलॉजी थोड़ा बहुत जीटीआर के रिलेशन में ज्यादा आता है, वो सारे के सारे आपस में रिलेटेड ही हैं आइडियली। ठीक है, मुझे ईशान बच्चा भी नहीं मिला है, ईशान का भी मैं नाम लिख देती हूँ। मैम ग्रुप में ना वो मैसेज आया है 9 से 10 की क्लास वाली, तो अब वो मैं तुम्हें मतलब। नहीं लेने की जरूरत है। जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं वो तुम क्यों लोगे वो वाली क्लास, मुझे बताना जरा। मैम रिवीजन मैम हो एक्स्ट्रा जाएगी। फायदा। अरे कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं है यार, तुम ये चीज देखो कि तुमने ऑलरेडी वो चीजें अपनी क्लास में पढ़ रखी है, तो वो टाइम यू शुड यूटिलाइज इन एक्स्ट्रा, यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम इन अपनी खुद की प्रैक्टिस। इस टाइम पे क्लासेस लेने से फायदा नहीं है, इस टाइम पे फायदा किस चीज से है कि तुम कितना अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो। दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, ईशान की या- लग गई है, आशु की हो गई है, रचना की हो गई है, मयंक की लगा देती हूँ। यार बच्चे बढ़ गए हैं क्या? मैम मेरे भी लगा दीजिएगा। नाम मैम ये बताओ 9 नाम। बजे से 10 बजे तक इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? मैम बेटा अंकुश। इसमें जो चीजें तुम पढ़ रहे हो वही पढ़ाई जाएंगी और थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ाई जाएंगी, बल्कि क्योंकि टाइम कम है। ये क्रैश ओहो। कोर्स की तरह चलेगा मामला, जो चीजें तुम लोगों ने कवर कर ली है वो सारी चीजें बताई जाएंगी इसमें। मैम थोड़ा बहुत बैकलॉग पड़ गया था। अरे बैकलॉग बढ़ गया तो वीडियोस वगैरह से समझ लो, इसमें आपको पता नहीं ना कि कौन सा टॉपिक कब होएगा। यस मैम। करके देखना तो करके देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लासेस से ज्यादा टाइम इट्स बेटर इफ यू स्पेंड ऑन योरसेल्फ। मैम ठीक एक है चीज रितिका। पूछनी थी, सुलभ सवाल था मेरा। यस मैम। हम्म, बोलो। मैम जो ये फिजिक्स की सब ब्रांचेस होती है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो गया या फिर एस्ट्रोनॉमी हो गई, ये सब भी तो डायनामिक्स का ही पार्ट होगा ना, क्योंकि हम लार्ज ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं ना। हाँ बट इसको तुम क्लासिकल तरीके से डील नहीं कर सकते। ठीक है, जब तुम्हारी ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से उसको डील किया जाता है, बट हाँ ठीक है, वो भी तुम्हारा बोल सकते हो कि तुम क्लासिकल का पार्ट ही आ गया। अच्छा, क्लासिकल मतलब के मतलब। एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो क्लासिकल होती नहीं है। एस्ट्रोनॉमी में तुम अलग अलग चीजें जैसे सन फ्लेयर्स वगैरह डिस्कस, सन के बारे में डिस्कस करोगे तो सन फ्लेयर्स सोलर फ्लेयर्स वगैरह क्यों होती है उसके यस बारे में मैम। बात यस करोगे, तो वो फिर मैम। चीज ही अलग हो जाती है। ठीक है, अब मैंने शिखा की अच्छा, लगा सोलर दी है, फ्लेवर। शिखा के बाद वी आर हैविंग निशा। मैम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं?
सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ाते हैं तुम्हें, जैसे गैलेक्सीज वगैरह के बारे में पढ़ा दिया, सारी चीजों के बारे में पढ़ा देते हैं। ओके मैम। जैसे हमारा मतलब एस्ट्रोनॉमी में भी डिपेंड करता है ना कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, बहुत मल्टीपल टॉपिक्स है यार, इतना बड़ा है ये कि अब जैसे तुम्हारा जो सिलेबस होगा वो तो कुछ पर्टिकुलर चीज का ही होगा ना। शिखा की मैम लग मॉड्यूल गई, की हार्ड कॉपी कब तक मिलेगी? निशा बेटा प्रिंटिंग में गई हुई है अब तो, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है फाइनल की, अब प्रिंटिंग में लिटरली गई हुई है, अब तो आने वाली है। मैम सर ने कहा था बहुत पहले मतलब कि हम प्रिंटिंग हो गई है, बस समर वेकेशन किस के सर एंड ने में कहा मिलेगी। था? मैम वो मैथ के सर थे, मतलब बहुत पहले आए थे। आबिद सर ने, नहीं यार, आबिद सर ने। नहीं नहीं नहीं, प्रिंटिंग तो अभी गई हुई है, प्रिंटिंग में अभी तो प्रिंटिंग हुई नहीं है उसकी। ठीक है, प्रिंट क्योंकि पता क्या अच्छा होता है, मैम, जैसे ना वो वाली जो बनती है उसमें मैम एरर होते हैं तगड़े, तो उसको हम प्रिंट करके तुम्हें भेजेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना डायरेक्टली। हाँ बेटा, अच्छा ये बताओ जैसे क्या जो ये फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन बेटा आपका आई हैव लॉस्ट यू, होती आपकी है, आवाज नहीं आ रही इसके अंदर लाइट का कंसेप्ट यूज होता है, तो ये भी फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा? यार, ये तो मैंने तो पढ़ा नहीं, देखो मैम दिस आई ये हैव जो नॉट मॉड्यूल स्टडीड। है ये डिवाइडेड होंगे मयंक की मतलब? लग गई यार। हाँ, आई थिंक इट विल नॉट बी ऐसे हर चैप्टर वाइज मॉड्यूल होंगे ये, मतलब वैसे नहीं होंगे जैसे तुम लोग सोच रहे हो, दे विल बी चैप्टर वाइज। मतलब एक चैप्टर के लिए एक अलग, फिर एक चैप्टर के लिए एक अलग? यस यस यस, सब चैप्टर्स के लिए जितने तुमने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं उस टॉपिक के हिसाब से ही होंगे। ये अच्छा होगा, एडवांटेज मिलेगा। हाँ मतलब मुझे वही बेटर लगता है। हाँ, उसमें मैम सारे इसमें लेवल के एडवांस क्वेश्चन है, लेवल के बल्कि भी वो मेरे को होंगे लग रहा था उसमें। कि नीट वाले बच्चों में थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट उसमें बाकी सारे लेवल के। आशु की लग गई है। ठीक है, अंकुश कुमार बेटा आपका ग्रुप कौन सा है? मैम यही अल्फा पी अंकुश, से। अबे अल्फा पीसीएम तो है वो, 1 2 3 4 कौन सा ग्रुप है? अंकुश कुमार मिल गया वैसे मेरे को, चल कोई नहीं। मैम 1। ठीक है बेटा, मिल गया। चलो लग गई अटेंडेंस फाइनली ये। ठीक है, अटेंडेंस लग गई है। अब चलो अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो हमने पढ़ ली। ये फोर्सेस आपकी मीडियम पे डिपेंड करती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। अब बची हुई दो फोर्सेस के बारे में पढ़ लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो काफी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारी ऐसी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर बातें करते हो तो ये चीज सोचो कि तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। व्हाट इज द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? हाँ शाहनवाज बेटा लगा दिया आपकी बच्चा। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन। वेरी गुड, हमारे पास एक न्यूक्लियस है। अगर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर यू हैव न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। एंड यू हैव प्रोटॉन्स। एंड आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस होता है। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस होता है, नहीं होता? ठीक है, तो बेटा Yes, ये ma'am. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। दिस इज योर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इकट्ठे रखती है। हाँ, ठीक है, सो दिस फोर्स इट कीप्स इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। इट कीप्स न्यूक्लियॉन्स, इसका सम को कहा जाता है मैम। हाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, तो ये न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखती है। ये होती है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारी इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस आपको पता है कि प्रोटॉन के बीच में बेटा बहुत रिपल्शन होती है, तगड़ी रिपल्शन होती है, चार्ज बीम पे काफी ज्यादा होता है प्रोटॉन्स वगैरह पे। तो ये सारे प्रोटॉन्स चाहते हैं कि हम रिपेल होकर बाहर चले जाएं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको इतना क्लोज लाके रखी हुई है कि ये कितनी छोटी सी स्पेस में ये फिट आ गए हैं। तो दैट फोर्स इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है ये वाली। ठीक है बच्चा, तो ये जो फोर्स होती है ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे लगती है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती है ना। सो दिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। मैम ये जो ये फोर्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है? फिर से बोलो बच्चा। मैम ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच नहीं, में होता न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नहीं होता। होता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कुछ फोर्स लग रही है क्योंकि न्यूट्रॉन अनचार्ज है, प्रोटॉन आपके चार्ज है। प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज है, तो सारे जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल भी तो कर रहे हैं ना, है ना। उनके बीच में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लग रही हैं। अब यार कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है हमारी जिसने इन सारे के सारे प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को एक बहुत छोटी सी स्पेस में जो मेरा न्यूक्लियस के बराबर है उसमें बाउंड करके रख रखा है ना बेटा। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। है, किसी के बीच में नहीं लग रहा। नहीं, ये वो फोर्स है जिसने बाइंड करके रख रखा है ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। ओके मैम। ठीक है, ये सही है बच्चों? हाँ बिल्कुल Yes, सही ma'am. बोला मैम है ये अंकुश होती ने। क्या है एक्चुअल में? मतलब
मैम एक्चुअल कॉज क्या होता है मैम इसका, क्योंकि ऐसे लगती है। बेटा हमारे जो एटम्स हैं सबके अंदर हमें वो चाहिए ना, हमारी की स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। अब एटम्स के अंदर ये पाया गया है कि भाई ये सारे न्यूक्लियॉन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से, तो ये कैसे क्लोज होंगे, कुछ फोर्स लगेगी तभी तो क्लोज होंगे। तो ये बेटा आपकी फंडामेंटल फोर्स होती यस है। मैम। ये क्वार्क्स हाइड्रॉन्स वगैरह के बीच में सारी लग रही होती है। जो क्वार्क्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अदर हाइड्रॉन्स है, उनको इनसे कन्फाइन कर रखा होता है एक ही छोटी सी जगह में, तो इसको कहा जाता है आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स। एक्चुअली मैम हाँ बेटा। ओके मैम। मैं एक चीज पूछ रही थी। जैसे मैंने आपसे पूछा था ना, मुझे मेरा नेट लैग हो रहा था कि जो फोटोसेंसिटिव भी होता है प्लांट्स के अंदर। हाँ वो मैंने बताया था आपको कि वो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा वो वाली चीज, मैंने नहीं पढ़ी। हो सकता है उसमें कुछ रिलेशन पढ़ाया जाता हो फिजिक्स में। आजकल ना ऐसा भी नहीं है कि खाली फिजिक्स पढ़ाया जाता है, फिजिक्स की भी कुछ ब्रांचेस होती है जो बायोलॉजी से ऐसे जुड़ी हुई हैं, कुछ ब्रांचेस हैं जो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, हो सकता है उन ब्रांचेस में पढ़ाया जाता हो। ठीक है बच्चा। ये जो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ना, इसको एक ये भी एक अलग फिजिक्स की डील करी जाती है, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स करके एक होती है फिजिक्स, जहां से आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स को और अच्छे से समझा जाता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसका नहीं पढ़ेंगे। ओके मैम, वो एक्चुअली उस टाइम पे ना मेरा वाईफाई वाले ने धोखा दे दिया था मेरे को। अच्छा कुछ नहीं होता, हाँ कुछ नहीं होता बेटा, आई अंडरस्टैंड। अब इसके अलावा लास्ट फोर्स होती है तुम्हारी वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये तुम्हारी किसी भी दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में एक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रॉन हो गए, कुछ भी चीज होगी तुम्हारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होती है, उसके बीच में लगती है, एक्ट्स बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मैम स्त्री। अच्छा रिफ्रेश कर रही हूँ बच्चा, कर रही हूँ बेटा, रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी आई? यस मैम। नहीं, आई थिंक अभी स्टक है। नहीं मैम मेरे से तो नहीं, अब आई। अब आ गए बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो वीक फोर्स होती है ये किन्हीं भी दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में चेंज करती है। ये एक पर्टिकुलर टाइप की इंटरेक्शन होती है। तो बेसिकली आपका जो न्यूट्रॉन होता है ना, होता क्या है तुम्हारे पास, अगर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन तुम्हारा एक प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और एक एंटी न्यूट्रिनो नाम की चीज को एमिट करता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये रिएक्शन भी तुम्हें अभी इस लेवल पे नहीं पढ़ना है, बट इस तरीके का जो रिएक्शन होता है ये तुम्हारा वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आता है। तो इसमें भी तुम देख सकते हो कि इसकी भी बड़ी रेंज छोटी होती है, क्योंकि ये भी आपका एक छोटी सी जगह में ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज मैम ऑल्सो। इसका मतलब हो गया ना कि जितना कम आर होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, तो उसी मतलब जैसे नहीं 9 में पढ़ाया गया था। नहीं, अब जैसे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स तो आपकी सारी फोर्स आपकी आर पे डिपेंड नहीं कर रही ना। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स भी आपकी शॉर्ट रेंज में बहुत छोटे से डिस्टेंस में काम कर रही है, बट ये बहुत वीक होती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला कि वीक न्यूक्लियर फोर्स बच्चा शिवांगी बेटा एक टाइप की फोर्स होती है जिसकी वजह से दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो जैसे एक रिएक्शन का एग्जांपल ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन मेरा प्रोटॉन के अंदर चेंज हो जाता है बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड बाय एमिटिंग एन एंटी न्यूट्रिनो। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है वो आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, चलूं आगे? ठीक ठीक ठीक। हाँ Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अब जैसा हमने देख लिया कि यहीं पर पॉइंट लिखने क्या नहीं, एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं बच्चों। लेट मी ऐड अनदर स्लाइड। हाँ शाहनवाज बेटा, क्या डाउट है बच्चा? मैम एक वीक न्यूक्लियस फोर्स को रिपीट कर दीजिए। अच्छा बच्चा, वीक न्यूक्लियर फोर्स मैंने क्या बोला कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क्स वगैरह, इसके बीच में आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। ठीक है बेटा, और वीक न्यूक्लियर फोर्स का एक्शन क्या होता है कि इस फोर्स की वजह से ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे पीले रंग से लिखा है वो रिएक्शन हो सकता है। जैसे अगर कोई न्यूट्रॉन है मेरे पास, इट कैन चेंज इनटू अ प्रोटॉन बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। सो दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स कैन कॉज दिस सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन। ये रोल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, और ये फोर्स भी काफी ज्यादा शॉर्ट रेंज होती है, बहुत वीक रेंज होती है इसकी, बहुत छोटे डिस्टेंस पे ही काम करती है। ठीक है, यस मैम। हम चलूं? अभी जो हम अपनी अपनी फिजिक्स में फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे वो सारी ये हाँ इनवर्सली इनवर्स ट्रांसफर में होंगे ना। नहीं, वो आ गई आपकी ग्रेविटेशन और ईएम। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर आर नॉट नेसेसरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैम दोनों न्यूक्लियस फोर्स में है ना कम डिस्टेंस पे लगता है। हाँ दोनों शॉर्ट रेंज है, वो तो आपके बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर ही लग रही है। और बल्कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है इसकी रेंज तो आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साइज से भी छोटी होती है, बहुत छोटी सी वीक फोर्स है ये। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। हाँ हाँ चलो, हाँ मैम सर। अब सपोज हमारे पास दो प्रोटॉन है। अब सपोज आपके पास एक ये फर्स्ट प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आपको मास भी पता है, आपको चार्ज भी पता है, और ये आपके पास सेकंड प्रोटॉन है, यू आर हैविंग टू प्रोटॉन।
क्या बेटा? स्क्रीन। हाँ बेटा रिफ्रेश कर रही हूँ। जैसे एक सीक्रेट सुपरस्टार करके बच्चा आया था, वो चला गया। मैं सोच रही थी कि ये बच्चे का नाम मैं कैसे ढूंढूंगी शीट में, अभी आएगा वापस तो पूछूंगी। वापस आया मैम, हाँ वापस आया मैम। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? सीक्रेट सुपरस्टार बच्चा। यार अपना नाम जो है ना वो ओरिजिनल वाले रख लिया करो। लेट मी से दैट दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी क्या होता है? 10 to the power -15 मीटर। वेरी गुड। तो इसमें अगर मैं सारी की सारी आपकी फोर्सेस के बीच में रेशियो निकालूंगी तो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आ जाती है हमारी ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आ जाती है हमारी वीक फोर्स, जो हमने ये वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ी है वो, और फाइनल होती है हमारी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो अगर मैं इन सबका रेशियो लिखती हूँ, so let me say that nuclear force is 1. Let me say that nuclear force is 1. तो ये जो EM फोर्स होती है ये न्यूक्लियर फोर्स से वीक होती है बाय अ रेशियो ऑफ 10:3। अच्छा यहाँ मतलब पर आप जो रेशियो निकाल रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू एसएन निकाल रहे हो? हाँ वो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। 10:3 नहीं, 10:2 कर देते हैं इसको, 10:2 के रेशियो में होता है, मतलब 100 टाइम कम होती है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं ये वीक फोर्स के साथ रेशियो ले लूँ तो इसका आ जाता है 10 से लेकर 12-13 तक का रेशियो, ठीक है। तो इतना कम हो जाता है इसका रेशियो। अभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता है मेरे को, तो मैंने जितना देख रखा है तो यूजुअली ये 7 से लेकर 12 इसकी जो पावर है वो चेंज करती है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो आपका ये मैंने मैक्सिमम देखा था। इसके बाद आपका अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन वाली फोर्स की, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो बहुत ही वीक होती है, इसका रेशियो आ जाता है 10⁻⁻30 में। तो दिस इज -38 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स पे मैंने इसको 39 भी पढ़ रखा है। तो ये हमारा रेशियो रहता है सारी की सारी फोर्सेस का। यू गाइस कैन क्लियरली सी दैट न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का अगर 1 है तो 10⁻39 टाइम्स छोटी है उससे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप सोच सकते हो कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी बड़ी होगी, ठीक है। इज दिस ओके? यस मैम। Yes, ma'am. मैं देख रहा हूँ अभी इसमें। हाँ नहीं बहुत छोटी होती है यार ये वाली फोर्सेस जो होती है ना, ये मतलब ग्रेविटेशन फोर्स तो बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलूं आगे बच्चों? यस मैम चलो मैम। मैम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर स्ट्रांग होता तो कोई हिल भी नहीं पाता ना। हाँ फिर तो हिल क्या पाते नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हिल पाता, सब चीजें एक दूसरे से चिपक जाती। वो ऐसा था तो सही, पता नहीं किसी सीरियल का डायलॉग था, इनफैक्ट दिस वाज बिग बैंग थियरी में बोला था ना शेल्डन ने, दैट जो ग्रेविटी वाली चीज है दिस इज सो परफेक्ट कि अगर इससे ज्यादा होती तो सारी की सारी चीजें कोलैप्स कर जाती, ठीक है। एवरीथिंग, द एंटायर यूनिवर्स वुड हैव कोलैप्स्ड, and if the value of gravity was a little smaller than it is actually right now, then all of the objects would have just drifted far away. सारी की सारी जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब बहुत दूर चली जाती। तो ग्रेविटी की वैल्यू इज जस्ट परफेक्ट, इट इज एज परफेक्ट एज इट इज सपोज टू बी। जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही एग्जैक्टली, अगर ज्यादा कम होती तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता। हम कहीं पे तो सुना है पर याद नहीं आ रहा कहाँ सुना है। हाँ ये मैंने भी बिग बैंग थ्योरी का, मुझे इतना याद है कि शेल्डन ने कहा था, यंग शेल्डन में कहा था या बिग बैंग थ्योरी में कहा था पता नहीं। तो वेरी मैम, मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। डायलॉग। आपने बिग बैंग थ्योरी देख रखी है? हाँ हाँ आप पे नेटफ्लिक्स भी है? हाँ ऑब्वियसली। अमीर लोग। अरे यार क्या यार आप टीचर लोग थोड़ा सा तो अपने आप को इंडल्ज करेंगे नहीं करेंगे? चलूं आगे? सबूत चैट करो कि मैम मैम अमीर है। नहीं चलो अब आ जाओ अगली। अब ये सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, थोड़े से थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, ये कर लो यार। ये एरिस्टोटल की फॉलोसी पता है किसी को क्या होती है? सुना सुना नाम है, ये वही प्राणी है ना सुना जिसने सुना लग बोला रहा है। नो मैम पहली बार सुन रहा सिर्फ चलो एरिस्टोटल सुना है। तो हाँ, एरिस्टोटल ने सुन ना रहे बड़ी हैं, इससे प्यारी पहले सी भी सुना मिस्टेक नाम। करी थी, सुना हुआ है नाम बट याद नहीं है। एरिस्टोटल तो सुना है, एरिस्टोटल ने फिजिक्स में क्या गलती करी इस चैप्टर में वो समझने की कोशिश करो। चलो तुम लोग भी मैम ये समझो। तो ग्रीक फिलोसोफर था। हाँ ये सारे ग्रीक फिलोसोफर ही होते हैं हमारे, बढ़िया बढ़िया। ये ग्रीक फिलोसोफर था, ऐसे मैथ्स में भी कुछ चीजें दे रखी है ना आई थिंक। यस मैम। हाँ मैंने शायद तो दी है, याद नहीं आ रहा बस क्या दी है। अब फिजिक्स में समझो, इसने फिजिक्स में क्या गलती करी। इसने देखा कि मेरे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मेरे पास कुछ भी है या कोई बॉल है या फिर कुछ भी है, उसको मैं चलाता हूँ तो वो कुछ टाइम तक रुक जाती है ना। यू गाइस विल आल्सो से द सेम थिंग कि इफ आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट, इफ वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट, सपोज आप जमीन पे कोई तुम बॉल ही चला देते हो, कोई तुम्हारे पास बॉल है ऐसे, उसको तुम चलाते हो, कुछ टाइम बाद आके रुक जाएगी, इट स्टॉप्स। हाँ Right? मैम, उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में चलाना है तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स देनी होगी। वेरी गुड। तो एरिस्टोटल ने ये सारे प्रैक्टिकल बहुत सारे उसने एक्सपीरियंस नोट डाउन करे। उसने देखा कि किसी भी चीज को अगर मुझे यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो मुझे कुछ ना कुछ उसको फोर्स देनी पड़ रही है। तो एरिस्टोटल ने यही गलती कर दी, दैट ही सेड दैट एक्सटर्नल फोर्स, he said that external force is needed to keep a body moving, to keep a body in uniform motion, not moving but in uniform motion. यस मैम। तो ये गलत क्यों है ये मुझे समझाओ।
मैम मैं बताऊं, प्लैनेट्स को कोई एक्सटर्नल मोशन नहीं मिलता, फिर भी वो हमेशा मूव करते रहते हैं। हाँ मतलब ये हमने पढ़ लिया, न्यूटन साहब ने ये चीज बोली। तो यार ऐसा है क्या कि अगर इस वाली सिचुएशन में तुम देखो तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रहा है ना, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये जो बॉल है वो रुक रही है। अगर मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में इसको ले जाऊं जो वहां पे वैक्यूम बना हुआ और जहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब अगर मैंने इस बॉल को एक बार चला दिया तो ये चलती रहेगी, मुझे एक्सटर्नल फोर्स देने की कोई नीड नहीं है ना बेटा। तो ये चीज एरिस्टोटल ने गलत बोली थी कि एक्सटर्नल फोर्स हमें चाहिए होती है टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी चीज को एडिट किसने किया था? इस चीज को एडिट किया था गैलीलियो गैलीली ने। सुना ये नाम यस मैम, ये तो है सुना ना? है। Yes, ये ma'am. एक्सपेरिमेंट Yes, ऐसे ma'am. देखा भी होगा सब बच्चों ने बहुत बार। तो गैलीलियो हाँ गैलीली मैम, ये ने थोड़ा बताया भी था। इनर्शिया पढ़ना पड़ता है। वेरी गुड, इनर्शिया का इससे लॉ भी आ जाता है। गैलीलियो गैलीली के यहाँ से हमें ये वाला जो लॉ है वो थोड़ा सा मिल गया था। तो इस लॉ में हमें यही मिला था कि उसने क्या बोला कि ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि अगर मैं किसी बॉल को इनिशियल हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो उसी सेम हाइट पे पहुंच रही है। इसका रीजन भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप दे सकते हो। ठीक है बट मैम बच्चों? एक चीज पूछनी थी मेरे को, जैसे मैंने बॉल है उस 8th फ्लोर से फेंकी, हम्म तो वो तो 8th फ्लोर पे नहीं आती है। यार तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वो सबके रीजंस अलग हो गए। वो सारी चीजें तो ये हो गई कि अब बॉल की बाउंसिंग भी कितनी है, बॉल में कितनी वो इलास्टिक कोलिजन हो पा रही है सरफेस से, नहीं हो पा रही, कितनी तुम्हारी एयर रेजिस्टेंस है, बहुत सारे फैक्टर हो गए। ये उसने परफॉर्म किया एकदम परफेक्ट चेंबर में। ऐसा भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी वीडियो में तुम्हारे ग्रुप में भेजूंगी, जिसमें ना उसने क्या करा कि एक फेदर लिया और एक बहुत हैवी बॉल ली और उसने दो नॉर्मल मिनट साथ गिरे थे। नॉर्मल में उसको फेंका। तो नॉर्मल में जब उसने फेंका तो ऑब्वियसली यार बॉल पहले गिरी, फेदर बाद में गिरा। तो सब बच्चों को ये बड़ा ऑब्वियस लगता है, बट आइडियली बोथ ऑफ देम आर सपोज्ड टू ड्रॉप एट द सेम टाइम। सो इफ Yes, ma'am. इंस्टेड ऑफ making them fall in the air, if you make a vacuum chamber and then they are falling, then you guys can actually see that they will fall at the same time. यस मैम, ये Right. एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, देखना इसको। मैंने भी रिसेंट में देखा था, मैं तुम्हारे ग्रुप में भी भेजूंगी इसको। मैम ठीक है बेटा, प्रदीप, बिल्कुल सही बोल रहे हो प्रदीप अंकुश कह रहा बच्चा। हम चैनल मैम, कौन सा? यार मैं भेजूंगी, मुझे चैनल नहीं पता, मैंने कहीं पे रैंडम देखी थी, मैं वो भेज दूंगी। चैनल एक्सपेरिमेंट कोई डाल नहीं, देना। एक्सपेरिमेंट डाल देना, एक्सपेरिमेंट ऑफ बिटवीन बॉल एंड फेदर, ग्रेविटी वाला एक्सपेरिमेंट, तो दिख जाएगा। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। यस मैम, काफी अच्छा था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर भी अब यही हो रहा है कि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है कि भाई मेरा जो प्लेन है वो फ्रिक्शनलेस है। उसने ये चीज अज्यूम करी है, यहाँ पर बॉल की एनर्जी वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रही, फ्रिक्शनलेस मेरा प्लेन है। तो अब इनिशियल हाइट से अगर बॉल गिरेगी तो उसी फाइनल हाइट पे पहुंचनी चाहिए। वैसे ही उसने देखा कि अगर मैं प्लेन को थोड़ा सा, जो मेरा ये जो इंक्लाइंड है उसको चेंज कर दूं, तब भी तो मेरी बॉल इनिशियल और फाइनल हाइट उसकी सेम ही रहेगी, है ना बेटा। तो अगर अब मैं अपने प्लेन को बिल्कुल सीधा कर दूं तो इसका मतलब है कि बॉल जो है वो मेरी इंफिनिटी तक चलती रहनी चाहिए। बट ये पॉसिबल नहीं है ना, फोर्स हाँ, ये पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज फोर्स जीरो नहीं हो सकती। बट हाँ, दिस इज पॉसिबल इन एन आइडियल केस। इफ आई एम हैविंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, दिस इज पॉसिबल। इफ देयर इज नो अदर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दैट बॉल, दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल एंड दिस इज व्हाट विल हैपन। ठीक है बेटा, तो यहाँ से गैलीलियो ने यही चीज बोली जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है कि अ बॉडी इन a body in motion will remain in motion until an external force acts on it. तो गैलीलियो ने ये दिया। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने 3 अपने एक्सियम निकाल दिए, जिसको न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ कहा जाता है। तो न्यूटन ने अपने वो 3 एक्सियम निकाले जिनको हम न्यूटन के लॉस कहते हैं, इसी से इंस्पिरेशन लेकर। तो यहीं से आपकी इनर्शिया की जो पहली डेफिनेशन है वो भी आ गई थी, है ना बेटा, कि ये जो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो मोशन में रहे, या फिर अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, तो ये जो चाहती है उसकी जो ये हरकत है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इज दिस पार्ट ओके बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये न्यूटन का फर्स्ट मैम मैम कोई जो आपने 3 इमेजेस लगा रखी हैं, इसमें शुरू में से ना 2 में एक डाउट था। हाँ बोलो। मैम आपने बोला था, मतलब गैलीलियो सर ने बोला कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल हाइट से फेंकेंगे तो वो फाइनल पे जाएगा। मैम अगर वो वापस आता है तो उसके लिए वो फाइनल इनिशियल होगी। हाँ, तो वो ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। तो मैम फिर तो तभी तो आइडियल सिस्टम है ना यार ये। दिस इज एन आइडियल सिस्टम वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स हियर। वी आर कंसीडरिंग एन आइडियल केस कि यहाँ पे कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है, इनिशियल से फाइनल के बीच में वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करा जा रहा है इस केस में। तो मैम ये तो चीज तुम लोगों ने देखी भी है। अगर तुम्हारे पास कोई बॉल है, तुमने यही सेम चीज तो देखी होगी। बॉल में अगर बॉल को करते हैं तो वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो अगर मैं एक परफेक्टली फ्रिक्शनलेस बॉल ले लूं जिसमें कोई बॉल पे मेरी कुछ और फोर्स नहीं लग रही, तो वही भाई बार बार इनिशियल फाइनल के बीच में वो करती रहेगी स्विच। तो मैम अगर हमें एक
ग्लास स्लैब ले ले, एकदम स्मूथ ग्लास स्लैब, ये ग्लास बहुत स्मूथ सरफेस होती है। हाँ, और इसको वैक्यूम में रख दो तो हो सकता है तुम इसके बहुत पास पहुंच जाओ इस एक्सपेरिमेंट के। मैम और थर्ड वाला बता देना एक बार। बेटा फर्स्ट वाले केस में हमने क्या देखा कि इनिशियल से फाइनल अगर हम जा रहे हैं तो इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट जो है वो सेम रहनी चाहिए। अब सेकंड वाले केस में क्या हुआ, अगर मैंने एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया तब भी इनिशियल और फाइनल हाइट सेम रहनी चाहिए। अब अगर मैं एंगल को बिल्कुल पैरेलल कर दूं तब तो मेरी बॉल इन्फिनिटी तक चली जाएगी ना, क्योंकि उसको वो हाइट मिलेगी ही नहीं। यस मैम। ठीक है, तो यही तो हो रहा है यहाँ पर भी। समझ गया मैम। समझ गए बेटा, चलूं आगे। यस मैम। मैम पर इस पूरी सिचुएशन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है नहीं कर रही? ग्रेविटी तो कर ही रही है, ग्रेविटी के बिना तो कैसे चलेगा मामला। हाँ मैम, वही मैं पूछ रहा था एक बार ना कि वही, वो ग्रेविटी तो तो है ही ना। कांस्टेंट आपकी एक फोर्स है, वो एक्ट कर रही है। देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन दिस केस। ग्रेविटी तो कर ही रही है, तभी तो देखो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी तो हमारी चेंज हो ही रही है ना, है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। दैट इज हैपनिंग इन दिस केस, बट व्हाट इज नॉट हैपनिंग इज डैम्पिंग इज नॉट हैपनिंग। देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो कोई डैम्पिंग जो है वो नहीं हो रही, मोशन को हिंडर नहीं किया जा रहा, रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रही किसी भी तरीके से। ठीक है, यस मैम। चलो तो अब बता दो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। अब तो यहां से देखकर न्यूटन का पहला लॉ भी बता दोगे। ऐसा लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। लॉ ऑफ लॉ इनर्शिया ऑफ इनर्शिया। होता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या पढ़ी है, बचपन में पढ़ी होगी कि बॉडी बड़ी जी मैं, inertia is the tendency of an object to resist any change in its state of motion. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट बॉडी विल रिमेन in its state of rest, or uniform motion. क्या बेटा? Until an external force acts on it. Very good. Or uniform motion until an external force Acts on it. acts on it. दिखा रही हूँ बच्चा शिवांगी। Acts on it. तो ये भाई मैं बता रही हूँ, जो गैलीलियो बाबा ने बोला, न्यूटन ने वही सेम चीज के 3 एक्सियम बनाकर वही वाली सेम चीज जो थी उसको अपना रिप्रेजेंट करते थे। तो अब बेटा बेसिकली न्यूटन के लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हो, है ना। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? अब इनर्शिया का क्या मतलब है कि न्यूटन बाबा ने हमें क्या चीज बोली है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो चाहेगी कि भाई अब मैं चलती रहूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो चाहेगी कि मैं उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहूं। ठीक है, उसका मन ही नहीं करेगा कि भाई मैं उसको चेंज भी करूं अपने आप से। तो हर ऑब्जेक्ट की कुछ टेंडेंसी है कि मैं उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती हूँ, राइट गाइस। तो इनर्शिया वही टेंडेंसी होती है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट to remain in the same state of motion, जिसके अंदर वो है उसी के अंदर वो रहना चाहती है। तो इसको आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, दैट इनर्शिया is a property of a body, बोल रही हूँ आज की क्लास बड़ी सिंपल है यार। Inertia is a property of a body due to which it opposes the change of state. ठीक है, तो इनर्शिया एक टेंडेंसी है बॉडी की कि वो जिस स्टेट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से अगर मैं उसका मोशन चेंज करने की कोशिश करूंगी तो वो उसको अपोज करेगी। ठीक है, सही है बेटा, चलूं आगे। मैम चलो। ठीक है, अब एक चीज बड़े सिंपली आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके बाहर कोई गाड़ी है, मेरे सपोज घर के सामने कोई गाड़ी खड़ी है, किसी गाड़ी का नाम लो। चलिए, क्या बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। चलो ऑडी खड़ी है सपोज यहाँ पर, ठीक है। अब एक ऑडी रखी है और एक बच्चे के पास वो है, बचपन में खेलते थे हॉट व्हील्स, बचपन में खेला है। अच्छा, रोल्स रॉयस बोल रहे हैं बच्चे। यार तुम लोग हॉट व्हील्स नहीं खेले? वो ऐसे छोटे छोटे आते थे, ऐसे गाड़ियां चलने वाली। गरीब लोग। अबे यार वो तो सबके पास आती है यार। चलो कुछ नहीं होता, एक छोटी सी ऐसे आती है, वो क्रैक्स वगैरह में भी निकलती है, छोटे छोटे गाड़ियां निकलती हैं, उसको जमीन पे बच्चे चला देते हैं। तो यार अब मुझे ये चीज तुम लोग बताओ कि एक तो वो गाड़ी पड़ी है जमीन पे रेस्ट पे, और एक मेरे घर के बाहर खड़ी है ऑडी, किसको बड़ा इजीली हिला दोगे? मैम जो छोटी है
होती है। जो टॉय कार है, ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा? वैसे ही अगर कोई गाड़ी चल रही है, सपोज एक ट्रक चल रहा है, ठीक है, अब वो ट्रक चल रहा है, तो अगर वो किसी इनर्शिया मास पर भी डिपेंड करता है। वेरी गुड, अगर वो ट्रक किसी चीज से टकरा गया तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना? वहीं पे वो ट्रक अगर स्टेशनरी खड़ा है तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, टकरा जाऊंगी मैं भी तब भी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बेटा? मैम तो एक चीज पूछनी थी, मैम इनर्शिया वैक्यूम में भी एक्ट करता है। इनर्शिया वैक्यूम में भी एक्ट करता है? हाँ यार, इनर्शिया की टेंडेंसी, गुड क्वेश्चन, बट आई थिंक इट विल एक्ट देयर एज वेल। ऑब्जेक्ट अगर कोई रेस्ट में तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, उसको आपको अगर स्टेट को चेंज करना है तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना। तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी तो है ही कि स्टेट में जो स्टेट है वो सेम रहे, मोशन की हो या रेस्ट की हो, है ना बच्चा? तो अब इनर्शिया का बिल्कुल सही बात बोली आप लोगों ने। बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इनर्शिया, हम लोगों ने देखा है कि इनर्शिया आपका मास पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिस बॉडी का मास कम उसका इनर्शिया कम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मास कम का मतलब है कि जिस बॉडी का मास कम होगा उसको मैं उसकी जो स्टेट है उससे बहुत इजीली चेंज कर पाऊंगी। तो वो जो बॉडी है उसकी टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट या फिर टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन कम है, मतलब इनर्शिया कम है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने में। तो इसका मैम मतलब है आपने वो लिखा है? क्या बेटा? हाँ, इनर्शिया और मास लिखा है बस, ये तो आ रहा है अभी स्क्रीन पे बच्चा, इसमें मारा है ना बेटा? तो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है तो उसको चेंज करने में बहुत मेहनत लग जाएगी, वो आपके उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज ना हो, वो रेस्ट पे तो रेस्ट में रहे, मोशन में तो मोशन में आती रहे, है ना? तो उसकी टेंडेंसी टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज वेरी हाई। सो इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दी मास। ठीक है बेटा, अब इनर्शिया 3 तरीके का होता है, ये भी पढ़ा होगा। हाँ, हिलेगा, वही तो वही पॉइंट है ना। पता था। कौन कौन से होते हैं 3 तरीके? इनर्शिया इनर्शिया ऑफ ऑफ रेस्ट रेस्ट, होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वेरी गुड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। अब ये क्या क्या होते हैं सारे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के तो बड़े सारे एग्जांपल हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है बेटा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल वांट टू रिमेन एट रेस्ट। तो इसके तो ऐसे एग्जांपल देखा होगा ना कि अगर ये गिलास है, ग्लास के ऊपर ये एक ऐसे कार्ड रखा है और उसके ऊपर कॉइन रखा है ना, उसके ऊपर ऐसे ये कॉइन रखा है, तो अगर इस ग्लास पे जो कार्ड है उस पर फोर्स लगाऊं तो कॉइन जो है आपका ग्लास में गिर जाएगा। तो ये जो कॉइन होगा ये आपका ग्लास में ही गिर जाएगा। इस तरीके का एग्जांपल देखा है, फॉर एग्जाम्पल भी देखा। है ना? अगर हम डस्ट के ऐसा क्लॉथ देखा को है। बीट करेंगे तो उसका डस्ट भी रेस्ट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये डस्ट वाला केस भी क्यों होता है, बच्चे रट लेते हैं। कारपेट है हमारे पास, कारपेट में आपने एक डंडा लिया और उसको ऐसे बीट करना शुरू किया, कोई चद्दर है उसको ऐसे बीट करना शुरू किया, तो डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि डस्ट, जब आप कारपेट को बीट कर रहे हो तो कारपेट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, कारपेट जिस मटेरियल का बना है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो हिलने लग जाएंगे, और जो डस्ट पार्टिकल्स है कारपेट के अंदर वो चाहेंगे कि मैं तो रेस्ट पे ही रहूं भाई, तो वो अलग हो जाता है। यही सेम केस तब होता है कि अगर आपके पास कोई पेड़ है, उस पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, उसको आप हिलाते हो तो फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं, पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांचेस तो हिल रही है बट वो चाहते हैं कि हम रेस्ट पे ही रहे, तो वो अलग हो जाते हैं बेचारे। ठीक है, इस तरीके के मल्टीपल एग्जांपल्स अपने अपनी डेली लाइफ में भी देखे हैं। देखा है कि अगर गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है तो पीछे की डायरेक्शन में जर्क एक्सपीरियंस होता है ना? अब ऐसा भी क्यों होता है इसको भी समझने की कोशिश करो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डायग्राम मिटा देती हूँ। मैम फिर फ्रूट भी चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूं। हाँ, फ्रूट भी चाहता होगा ना मैं रेस्ट में रहूं। वही, तभी तो अलग हो जाता है ना। अब ये सपोज बस में खड़ा है कोई बच्चा, अब बस में वो रेस्ट पे खड़ा था, अब बस एकदम से चलने लग गई, तो होगा क्या कि जो बंदा है उसके पैर तो चले गए आगे, उसके पैर तो चले गए आगे, क्योंकि बस के साथ साथ में उसके पैर तो चलो मूव कर गए, वो कांटेक्ट में थे। अब बंदे की जो अपर बॉडी है वो चाहती है कि मैं रेस्ट पे हूं, तो बंदा पीछे की साइड पे लीन हो गया, तो एकदम से जर्क एक्सपीरियंस होता है बंदे को, है ना बेटा? यही सारी चीजें तो पढ़ी होंगी पहले भी। यस मैम, फील भी किया है। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब अगर मैं आगे चलती हूँ, वैसे ही हमने 2 और एग्जाम्पल पढ़े हैं। एक कौन से थे? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब है? मैम जो ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो उसी मोशन में चलना चाहेगा अपनी पूरी जिंदगी। बिल्कुल सही बोले, पूरी जिंदगी बोल रहा है बच्चा, वेरी गुड। तो बेटा अब है कि आप सपोज बस का एग्जांपल ले लेती हूँ फिर से। अब एक पैसेंजर है, वो बस के साथ साथ में चल रहा है, बस एकदम से रुक गई। जैसे ही बस रुकी उस बंदे के पैर तो रुक गए, बंदे की बॉडी चाहती है कि वो आगे की साइड पे चलती रहे, तो बॉडी आगे की साइड पे झुक गई। तो इसलिए आपको एकदम से जब
सीट बेल्ट वगैरह भी लगाते हो देखते हो ऐसे झटका आता है ना, आगे की साइड पे आपकी जो अपर बॉडी है वो आगे की साइड पे मूव कर जाती है अगर इफ यू आर सिटिंग इन अ कार एंड द कार सडनली स्टॉप्स। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अब वो इंसान चाहता था कि वो चलता रहे, अब तुमने एकदम से उसको रोक दिया तो फिर से वो झटका एक्सपीरियंस करेगा। ऐसी चीज बच्चों ने जैसे डेंजरस होती है, तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर बस से कोई इंसान उतरता है, चलती बस से, कभी कभी होते हैं ना ऐसे सिंगम टाइप लोग जो चलती बस से चलती गाड़ियों से उतर जाते हैं, तो बेटा उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो चलती बस से अगर उतरते हैं तो चलते चलते उतरते हैं, वो रुकते नहीं है उतरते ही, है ना, दे कीप ऑन मूविंग एंड देन दे स्टॉप आफ्टर अ व्हाइल। सो व्हाई डू दे डू दैट? बिकॉज अगर वो चलती बस से उतर रहे हैं तो चलती बस से जैसे ही वो उतरेंगे उनके पैर एकदम से रेस्ट पे आ जाएंगे और उनकी अपर बॉडी चलते लगेगी बस के साथ, तो उनको बहुत ज्यादा झटका लगने के चांसेस है। So that is why when they jump from a moving bus, they keep on running for a little while so that their body gets accustomed and then they stop after a while. वरना उनको जर्क लगता है और वो नीचे गिर सकते हैं। ठीक है मैम बेटा, अगर कूदे डायरेक्ट तो फिर से बोलो। अगर कूदे डायरेक्ट तो जर्क लगेगा, नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे रोड पे। अगर डायरेक्टली कूदोगे तो कभी कभी स्प्रेन भी आ जाते हैं, जर्क भी लगता है ना बॉडी को एकदम से, क्योंकि बॉडी चाहती है कि वो बस की डायरेक्शन में ही चलती रहे, तो उसी डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में आपको जर्क लगेगा, गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब फाइनल होता है। हाँ बेटा रचना। मैम स्ट्रेन क्या होता है? अरे यार स्ट्रेन तो आप पढ़ोगे वैसे उसमें अपने क्या कहते हैं उसको, सेकंड टर्म में पढ़ते हो, वो आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेन की यहाँ पे मैंने बात करी कि मसल्स जो है आपके वो भी तो कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो मसल्स आपके स्ट्रेन पड़ जाएंगे, तो स्प्रेन पड़ेगा, स्प्रेन आ जाएगा मसल्स में, वो स्प्रेन को कहते हैं ना। मैम फिजिक्स में भी स्ट्रेन आता है एक हाँ term। फिजिक्स में भी आएगा स्ट्रेन, वो आएगा जब आप सॉलिड्स पढ़ोगे, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है वो। ठीक है, ओके वो भी मैम। बाद में देखेंगे, तभी बोला था कि स्ट्रेन और प्रेशर की भी आपकी यूनिट्स सेम होती है। नहीं, स्ट्रेन अलग चीज होती है, स्ट्रेन हो गया चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मैम फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर स्ट्रेस होता है, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है और प्रेशर भी होता है। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि भाई अब एक बॉडी सीधी सीधी चल रही थी, एकदम से मैंने टर्न लेकर उसका डायरेक्शन चेंज कर दी। कभी हुआ है गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे? यस मैम, बहुत हुआ है। ठीक है, Yes, कभी ma'am. किसी ने ऐसे, मेरा भाई ऐसे ही इज अ वेरी गुड ऐसे ड्राइवर, मतलब बहुत अच्छे ड्राइव करता है, बट अगर मैं बैठी हूँ तो गाड़ी को इतनी गंदी तरह से वो हिलाता है, तो कभी कभी जानबूझ के गंदे टर्न्स लेगा, तो जैसे ही वो गंदा टर्न लेगा मेरी बॉडी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में गिर जाती है। अगर हम इस डायरेक्शन में टर्न लेते हैं तो माय बॉडी गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ व्हाई डज दैट हैपन? That happens because again my body wants to keep on moving straight, but my feet have moved in the direction जिसमें हमने टर्न लिया है, तो इसलिए मेरी बॉडी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जर्क एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, सही है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके सारे इनर्शिया का, ये आपने सारे जितने बचपन में एग्जांपल्स पढ़े थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे और मोमेंटम पे। तो सबसे पहले ये मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या भला है। मोमेंटम क्या होता है? वेरी गुड, मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी। Very good. मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज द सेम एज वेलोसिटी। ये मोमेंटम की नीड क्या है इस चैप्टर में पढ़ने की, वो भी तुम लोग समझ सकते हो। मोमेंटम की नीड क्या होती है कि भाई अब ये चीज इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक छोटी सी वो पिंग पोंग बॉल होती है ना टेनिस की, वो है, और तुम्हारे पास वो जो क्रिकेट की भारी वाली बॉल होती है, क्या कहते हैं उसको, किस चीज की होती है? लेदर बॉल। लेदर बॉल। क्रिकेट की बॉल है वो है। ठीक है बेटा, दोनों को मैंने सेम वेलोसिटी से फेंका, किससे ज्यादा चोट लगेगी? लेदर वाली। क्रिकेट बॉल। ऑब्वियसली मैम, कैसा क्वेश्चन है मैम ये। ठीक है, तो चलो क्रिकेट बॉल से बहुत ज्यादा चोट लगेगी। अब दूसरा एक एग्जांपल सोचो कि सपोज मेरे पास एक ट्रक है, बड़ा सा ट्रक है जो खड़ा हुआ है, तो तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या उस ट्रक से कि वो खड़ा हुआ है रोड के कहीं पे पार्क्ड है? नहीं है ऑब्वियसली। वही ट्रक अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चलने लग जाए तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम बच के रहोगे उस ट्रक से, है ना? तो मतलब वेलोसिटी का भी कहीं ना कहीं कुछ रोल तो आ ही रहा है। उसके अलावा अगर मैं गन और बुलेट की बात करूं तो बुलेट का मास तो बहुत कम होता है मैम, बट फिर भी उसमें इम्पैक्ट इतना ज्यादा लगता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि मास और वेलोसिटी दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो भी इम्पैक्ट लग रहा है, जो चोट लग रही है, कुछ भी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो बहुत मैटर कर रहा है इन दोनों पे। सो दैट इज व्हाई अ न्यू टर्म वाज कॉइन्ड व्हिच इज नोन एज मोमेंटम, ताकि वो मास और वेलोसिटी की वजह से ये जो इम्पैक्ट लग रहा है उसका टेक केयर कर पाए। ठीक है, तो मोमेंटम तो ये हो गया। याद रखना है कि मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी। अब सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है? सेकंड लॉ बच्चे बोलते हैं, मैं बच्चों से स्टेटमेंट पूछती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम F is equals to ma। दैट इज नॉट व्हाट सेकंड लॉ टेल्स मी, दैट इज अ कंक्लूजन ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की आइडियल स्टेटमेंट क्या होती है? दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी
rate of change of momentum of a body, rate of change of momentum of a body is proportional to the applied force, is proportional to the applied force. Okay. आज मेरा pen is apparently leaking. I don't understand why. Is proportional to the applied force and takes place in the direction in which force acts. In which force acts. तो ये जो दूसरी वाली चीज थी वो हमें इसलिए डालनी पड़ी क्योंकि अब हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं. बट सीधी सरल भाषा में ये चीज हमें क्या बता रही है, दैट जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल्स टू dpa by dt. दिस इज व्हाट योर सेकंड लॉ का स्टेटमेंट इज. ठीक है, सेकंड लॉ का ये स्टेटमेंट होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, और किस डायरेक्शन में ये हो रहा है उस पर भी ये डिपेंड करता है. तो अब आप यहां से देख सकते हो दैट यू कैन गेट दैट p की वैल्यू होती है आपकी m मल्टीप्लाइड बाय v. तो इसका मतलब है कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, मास कॉमन आ गया dv by dt. तो यहां से आप लोग देख सकते हो कि फोर्स की वैल्यू आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आ जाती है, जो आपकी स्टेटमेंट है जो आपने बहुत बार पढ़ रखी. इज दिस ऑल्सो ओके गाइस? यस मैम. ठीक है, सही है. चलूं आगे. यस मैम. अब यार थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम इस लॉ के बारे में देख सकते हो. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ. अच्छा, देख लो बेटा. ठीक है, ये सेकंड लॉ पढ़ लेंगे. थर्ड लॉ और बाकी थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अगली क्लास में सॉल्व करेंगे. फिर आ जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट पे. वो कॉन्सेप्ट में आइडली तुम्हें मजा आना चाहिए ढेर सारा, क्योंकि वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए. बॉडी डायग्राम तो वही डायग्राम होता है ना जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हमने उसको फेंक दिया. नहीं, वो तो फ्री फॉल हो गया. फ्री फॉल हो गया. फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्सेस लग रही है सारी ड्रॉ कर दी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बॉल है मैंने फेंकी तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगी, फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी. बस सारी ड्रॉ कर दो. है ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम. मुश्किल नहीं लगा सुनने में. हाँ, वो पढ़ेंगे ना, वही तो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में. मेरा एक सवाल है, इसका मतलब हो गया कि मेरे को पहले मैंने 7-8 याद करी थी, अब मैं 15-16 और याद करूँ इस डायग्राम के लिए. क्या फोर्सेस के नाम, मतलब कब कौन सी फोर्स कहाँ लगेगी फिगर के तो हिसाब देखो वो 3-4 मेजर फोर्सेस है, वो तो मैंने लिख रखा है ना. वेट, टेंशन और फ्रिक्शन. वेट, टेंशन, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये 4 फोर्सेस का खेल है बस. टेंशन जो स्ट्रिंग पे लगती है ना कि कोई ऑब्जेक्ट टेंशन स्ट्रिंग पे लगेगी तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा जेई में उसमें स्ट्रिंग होगा मोस्ट प्रोबेबली. अच्छा, थैंक यू. कि मेरी ठीक है, स्ट्रिंग भी होगा उसमें, फ्रिक्शनलेस सरफेस भी नहीं होगी, फ्रिक्शन भी होगा, सारी चीजें होंगी उसमें, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. चारों की चारों फोर्सेस लगेंगी, बस उसको ड्रॉ करना आना चाहिए. हाँ, मतलब डरा पूरा दिया है आपने, मैं जा रहा हूँ. सीख लेंगे, डराने की बात नहीं है. सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं. मैम मैं नॉर्थ कैंपस आ रहा हूँ मैम, आपके घर जा रहा हूँ. नहीं, देखो ये न्यूटन का सेकंड लॉ समझ लो. अब ये न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है, सबसे पहले तो इट इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ. कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन में, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 है. तो यहाँ से भी तो पता ही चल गया फोर्स 0 होगी, तो कंसिस्टेंट हो गया ना फर्स्ट लॉ से. अब दूसरा, अबे यार एक सेकंड, मैं आपको यार अब तो अटक ही गई है यार, अब तो आ ही नहीं रही है. आई विल सजेस्ट यू कि आप मैकबुक ले लो या फिर आईपैड ले लो. ठीक है बेटा, यही चीज करेंगे. और हम बस हम मम्मी देखो पापा को मैम मम्मी उसकी पापा नीट की दिक्कत है. आप अब पे तो आ गई. अरे यार मेरा चलता है ये बढ़िया, मैं बता तो रही हूँ, जूम पे अच्छा चलता है. ये गूगल मीट की दिक्कत आती है, ये मेरे इंटरनेट में दिक्कत नहीं आती है. आप क्या कहना चाहते हो, Yes, गूगल sir. मीट का सॉफ्टवेयर बेकार है? मैं तो गूगल मीट पे ब्लेम डाल रही हूँ. मैं तो बोल रही हूँ गूगल को कंप्लेंट करो. ये परीक्षा है, पेपर में मार्क्स क्यों नहीं? पेन की गलती थी. हाँ, पेन की गलती थी, पेन चला ही नहीं. नहीं, अब देख लो. अब ये जो सेकंड लॉ होता है ये वेक्टर लॉ है. सेकंड लॉ वेक्टर लॉ क्यों है? क्योंकि भाई वेक्टर लॉ है. अब वेक्टर लॉ होने का क्या मतलब है, अगर मेरे पास सपोज, हाँ, अब अगर सपोज मेरा 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा हो, तो वेक्टर लॉ का क्या मतलब है कि फोर्स के मैं तीनों कंपोनेंट निकाल सकती हूँ. ये हो जाएगा dpx अपॉन dt, और यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दूंगी मास मल्टीप्लाइड बाय ax. ऐसे ही तो करते हो प्रोजेक्टाइल में, ऐसे ही तो किया ना.
वैसे अगर एफ वाई निकालना हो तो डी पी वाई अपॉन डी टी एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू एम ए वाई। वैसे अगर तीसरा कंपोनेंट भी हो, जेड कंपोनेंट के अलोंग भी कुछ हो रहा हो, तो उसको भी मैं जेड डायरेक्शन में फोर्स निकाल सकती हूँ, उससे मेरे पास वेक्टर फोर्स आ जाएगी। ठीक है बेटा, सही है? यस मैम। चलो, अब ये जो हमने बात करी है, जितने भी हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड टू पॉइंट मास। ठीक है, ये वाले जितने भी हम सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं वो पॉइंट मास के लिए अप्लाइड है। पॉइंट मास का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे देखते हो ना, तो अगर मैं इस पे फोर्स का एक्सप्रेशन बनाऊंगी, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, इस पे फोर्स कुछ ऐसे लग रही है, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट पे मैं ये नहीं मान रही कि फोर्स अगर अलग अलग जगहों पे लगेगी तो अलग अलग फोर्स लग रही है। ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर इसका वेट सारा कॉन्सेंट्रेटेड है, यहीं पे आपकी फोर्स लग रही है। इस तरीके का सिचुएशन हम मान के चलते हैं। ठीक है, यस मैम। अब एक पॉइंट है जो अभिजय ने भी पॉइंट किया था पहले, कि ये वाली जो चीज होती है, ये जो भी लॉ है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एट अ पॉइंट और पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट और पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। तो अब सपोज मेरे पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसपे कुछ फोर्स मैंने उसपे कुछ एक्सेलरेशन लग रही है, मैं पूछ रही हूँ उस पर कितनी फोर्स लग रही है एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो तुम मुझे उसी पर्टिकुलर टाइम पे बताओगे। हो सकता है अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी एक्सेलरेशन बदल गई हो, फोर्स बदल गई हो। ठीक है बेटा, तो तुम मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओगे कि क्या हो रहा है। तुम मुझे पुरानी चीजें या फिर नई चीजें नहीं बताओगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे क्या हो रहा है वो हम बता देता है न्यूटन सेकंड लॉ। इज दिस ऑल्सो ओके बच्चों? ठीक है, तो आज की क्लास बड़ी सिंपल सी रही है यार। ऐसे ही अगली क्लास भी हमारी सही रहेगी, बेसिक्स पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इसी तरीके से क्लास भी लेंगे कि बेसिक बेसिक चीजें सारी हम कवर कर पाए और सारा का सारा चैप्टर हमारा जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए।